दोस्तों यमन ने इसराइल को जो अल्टीमेटम दिया था वो अब खत्म हो गया है और यमन ने इसराइल के खिलाफ एक्शन की शुरुआत भी कर दी है। यमन ने इसराइल के खिलाफ नौसेना नाकाबंदी को शुरू कर दिया है। अब इसराइली जहाज न लाल सागर से गुजर पाएंगे और न ही अदन की खाड़ी से। अगर किसी ने गलती की तो तबाही तय है। इसराइल भी डरा सहमा हुआ है, अलर्ट मोड पर है। पूरी खबर आगे आपको बताऊंगी। दुनिया की राजनीति में हर रोज नए धमाके होते हैं दोस्तों, लेकिन आज जो हुआ है, इन दिनों में जो हुआ है, वो अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि जो करना है कर लो, हम तुम्हारे दबाव में नहीं आएंगे। अब सोचिए, जिस अमेरिका की धमकियों से दुनिया कांपती है उसी को ईरान ने खुली चुनौती दे दी है। पूरा मामला आखिर है क्या? क्यों ईरान अब खुलेआम वॉशिंगटन को टक्कर देने के लिए तैयार है, बताऊंगी आपको। इसके साथ ही जानेंगे जापान यूक्रेन की मदद के लिए क्यों तैयार हो गया है, लेकिन ट्विस्ट क्या है इस मदद में। ट्रंप अब कनाडा को क्यों सजा देने की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा दिखाऊंगी आपको कि यूक्रेन में धमाकों की आवाजों ने हालात और भी गंभीर बना दिए हैं। सीरिया के लोग किस तरह लेबनान में अपनी जान जोखिम में डालकर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगी। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह अपने भाइयों, बहनों और बड़ों से गुजारिश कि लाइक सबसे पहले कर दिया करिए। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। आप सबके कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ दोस्तों। अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमेंट इग्नोर किया जाता है, इसलिए कमेंट को ढेर सारा कमेंट करिएगा। वक्त की कुछ किल्लतों की वजह से रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कमेंट पढ़ा सबका जाता है, इसलिए कमेंट जरूर 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 क्या करिए, अपने मुद्दों पर राय जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। 4 दिन की चेतावनी खत्म होते ही यमन ने इसराइली जहाजों पर प्रतिबंध बैन लगा दिया है। इसराइल ने सोचा था कि गजा पर जुल्म करेगा और दुनिया चुप रहेगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यमन ने अब ये साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि इसराइली जहाज अब से लाल सागर से नहीं गुजर सकेंगे। अगर इसराइल ने ये नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की तो उसे तबाही झेलनी होगी, तबाही का सामना करना पड़ेगा। क्या यमन का अगला कदम अब इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला होगा? दरअसल दोस्तों, यमन के अंसारुल्लाह ने गजा युद्ध विराम यानी सीजफायर के उल्लंघन के संबंध में 4 दिवसीय अल्टीमेटम की समाप्ति के बाद इसराइल के खिलाफ नौसेना नाकाबंदी को तुरंत फिर से लागू करने की घोषणा यानी ऐलान कर दिया है। यमन के हौती संगठन यानी अंसारुल्लाह ने साफ कर दिया है कि अब इसराइली जहाज लाल सागर, अरब सागर, बाब अल मंदब और अदन की खाड़ी से नहीं गुजर सकेंगे। यानी इसराइली जहाजों की एंट्री बैन है। यहाँ पर मतलब साफ है, नो सीजफायर, नो शिप्स। अब कोई भी इसराइली जहाज इन समुद्री रास्तों से नहीं जा पाएगा। ये नाकाबंदी तत्काल प्रभाव से, जैसा मैंने बताया आपको, यानी कि तुरंत लागू करने की बात कही गई है, यानी कि लागू हो चुकी है। अगर इसराइल ने इसे तोड़ने की जरी भी कोशिश की तो सीधा हमला होगा, यमन सीधा हमला करेगा। यमन ने साफ कह दिया है कि ये नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक गजा के लिए सभी बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं खोली जाती है और वहां खाने पीने की चीजें, दवाइयां और राहत सामग्री नहीं पहुंचती है। इस ऐलान के बाद इसराइल भी डरा सहमा हुआ है। इसराइल की सेना अलर्ट मोड पर आ गई है। उन्हें डर है कि यमन से मिसाइल और ड्रोन हमले हो सकते हैं। अब इसराइल को अब 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, एक तो गजा और दूसरा यमन। यमन के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने कहा है कि इसराइल को काफी समय दिया गया था, लेकिन अब उसे ताकत की भाषा में जवाब मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि जो तलवार के दम पर जीते हैं वो तलवार के दम पर मरते भी हैं। यमन ने इसराइल को इसी अंदाज में चेतावनी दी है। यमन के इस फैसले से इसराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आपको बता दें कि यमन ने अक्टूबर 2023 से इसराइली जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिससे इसराइली अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर बुरा असर भी पड़ा था। तेल और अन्य जरूरी सामान के दाम बढ़ गए, इसराइली व्यापार को भारी नुकसान हुआ और अब जब यमन ने फिर से हमले शुरू करने का ऐलान कर दिया है, पाबंदियां लगा दी है, तो इसराइल की परेशानी और भी बढ़ सकती है। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। ईरान ने अमेरिका की धमकियों के बाद अब साफ साफ कह दिया है कि जाओ, जो करना है कर लो। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को एक चिट्ठी यानी कि एक लेटर भेजा था, लिखकर भेजा था। उसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि या तो ईरान नया न्यूक्लियर डील साइन करे या फिर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जिसके बाद अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस धमकी को
धूल चटा दी है। उन्होंने अमेरिकी दबाव को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि हम तुम्हारे दबाव में नहीं आएंगे, जो करना हो कर लो। मतलब साफ है, ईरान अमेरिका की धौंस में नहीं आने वाला है। दोस्तों 2015 में अमेरिका और ईरान समेत कई देशों ने मिलकर न्यूक्लियर डील साइन की थी, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की शर्तें तय हुई थी। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस समझौते से खुद को हटा लिया था और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब जब ट्रंप वापस सत्ता में आए हैं तो फिर से उसी पुराने राग को अलाप रहे हैं वो। लेकिन ईरान ने इस बार साफ कर दिया है कि अब हम अमेरिका की शर्तों पर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भले ही एक सुधारवादी नेता माने जाते हैं और ग्लोबल एंगेजमेंट के पक्षकार है, लेकिन अमेरिका के आगे झुकने का कोई इरादा नहीं रखते। उन्होंने साफ कहा कि हमें दुनिया से संबंध यानी कि रिलेशन बनाने हैं, लेकिन किसी के सामने घुटने टेककर या झुककर या सर झुकाकर नहीं। अब सवाल ये कि क्या ट्रंप ईरान के इस तेवर का जवाब देने के लिए कोई नया कदम उठाएंगे? क्या वॉशिंगटन वाकई सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ेगा या फिर ये सिर्फ एक और धमकी बनकर रह जाएगी ट्रंप की? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों जापान की बात करते हैं, जो अब यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार हो गया है, तैयारी में है। लेकिन एक ट्विस्ट है, जापान ने साफ कर दिया है कि वो तब तक कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक यूरोप खुद आगे नहीं बढ़ता। निकेई की एक रिपोर्ट के अनुसार जापान यूक्रेन में शांति बहाल करने और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में मदद करने पर विचार कर रहा है। हालांकि वो तुरंत कोई फैसला नहीं लेगा, बल्कि पहले देखेगा कि यूरोप क्या कदम उठाता है, फिर उसके बाद ही कोई निर्णय लेगा। यानी कि दोस्तों जापान यूरोप के मूव का इंतजार कर रहा है, फिर उसके बाद शांति स्थापना और पुनर्निर्माण में मदद करेगा। एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ यूक्रेन के कई बड़े शहरों में जबरदस्त धमाके हुए हैं दोस्तों। पोलाटावा, पावलोग्राद, निप्रोपेट्रोव्स्क, सुमी और खार्किव जैसे इलाकों में लगातार विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। गेरन 2 यूएवीएस, जो रूस के आत्मघाती ड्रोन माने जाते हैं, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई है, तस्वीरें देखिए आपके स्क्रीन पर, आपको कई तस्वीरें एक साथ नजर आ रही होंगी। अब बात कनाडा की। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया है कि कनाडा को ऐसा आर्थिक झटका दिया जाएगा जो इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ये चीजें कही है। उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार ने किसी दूसरे देश को हमें बिजली देने की इजाजत क्यों दी, चाहे वो छोटे इलाके के लिए ही क्यों ना हो। ये फैसला किसने लिया और क्यों? और क्या आप सोच सकते हैं कि कनाडा इतनी नीची हरकत करेगा कि बिजली जैसी जरूरी चीज को सौदेबाजी और धमकी का हथियार बना ले? लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा कि इस इतिहास की किताबों में सालों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को ये कह रहे हैं कि वो इतनी नीची हरकत कर सकता है, और इस्राइल को ये बात वो नहीं कह पाते। आप खुद सोचिए कि इस्राइल कितनी नीची हरकत कर रहा है कि वो खाने पीने का सामान, दवाइयां तक गजा में रोक रहा है, लेकिन इस पर ट्रंप के मुंह से आवाज नहीं निकलती। इस तरह से सख्त लहजे में वो इस्राइल को, नेतन्याहू को नहीं कहते हैं कुछ। खैर, अब सीरिया के लोगों के हालात पर बात करते हैं। सीरिया में अलवी समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क चुकी है। लगातार मैं आपको अपडेट्स दे रही हूँ। लोग डरे हुए हैं, डर के साए में जी रहे हैं। गांवों पर हमले हो रहे हैं, लगातार घर जलाए जा रहे हैं और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। महिलाओं और बच्चे तक इस हिंसा से बच नहीं पा रहे हैं। बच्चे, औरतें, बूढ़े अपनी जान बचाने के लिए अब दर दर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्थिति इतनी भयानक है, सिचुएशन जो है इतनी भयानक हो गई है कि कुछ ने जंगलों में पनाह ली है तो कुछ घुटनों तक पानी में डूबकर लेबनान भाग रहे हैं। जी हाँ, सीरिया की मासूरिया सीमा पर सैकड़ों लोग नहर अल कबीर नदी को पार करके लेबनान में घुस रहे हैं। गहरे पानी में चलकर बच्चे और बुजुर्ग जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल सिर्फ कुछ दिनों में ही 365 से ज्यादा परिवार लेबनान पहुंच चुके हैं। दोस्तों इस बीच नादा मोहम्मद, जो किसी तरह लेबनान पहुंचे, उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो बताते हैं कि रात 4 बजे एक फोन आया, आतंकियों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया था। हमने 7 लोगों की लाशें देखी, उन्हें बेरहमी से काट दिया गया था। उनकी बेटी सैली ने ये बताया कि हमलावर लंबी दाढ़ी वाले लोग थे जिनकी भाषा हमारी जैसी नहीं थी। सीरिया की सरकार ने कहा कि
अब ये कह रही है सीरिया की सरकार कि यह हमला बशर अल असद के समर्थकों पर हुआ। ह्यूमन राइट्स संगठन के अनुसार 1200 यानी 1200 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर अलवी समुदाय के लोग थे। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा अब ये कह रहे हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, चाहे वो सरकार के अपने लोग ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ लेबनान के स्थानीय प्रशासन ने कहा कि लोग वहां सुरक्षित है, लेकिन उनका भविष्य अनिश्चित है, यानी कि स्टेबल नहीं है। दोस्तों, शरणार्थियों के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम भी चुनौती बना हुआ है। इस बीच दोस्तों, लेबनान से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर लोगों के ब्रेकफास्ट रमजान के दौरान उसका इंतजाम किया जा रहा है। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीर। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मुद्दों पर अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर करके ही जाइएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाइएगा।